स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट लिया था, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। उसमें आज हम फर्दर कुछ टॉपिक्स करेंगे जिसमें कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। जो सेल्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। और अगर आपकी सेल्स अगर मैं कहूँ तो किसके इक्वल हुई, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आप सेल्स बोलते हो ना, क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट में दोनों तरह की कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। जब हम कॉस्ट प्राइस में अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेल्स हो गई, है ना। तो ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी कि क्यों ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट उस साइड ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो माइनस लॉस। ठीक है, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है उसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हुआ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम दूसरे टर्म्स में कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लें तो हमारा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो हम कंट्रीब्यूशन के यहाँ से कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं, 3। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इन केस क्वेश्चन में लॉस होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले किसके रहेंगे, आपके कंट्रीब्यूशन के। इज़ इट क्लियर। ठीक है, सो यहाँ से ही आपके ये सारे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले, और ये साइड पे बताया कि एस का मीनिंग क्या है, वी का मीनिंग क्या है, एफ, पी और सी का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए आगे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। आप ये सारी टर्म्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 करके सारी टर्म्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करी ना। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंट्रीब्यूशन इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और अगर अदर वर्ड्स में बात करूं तो सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट से जितनी सेल ज़्यादा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर कंट्रीब्यूशन। एक पॉइंट अभी मैंने आपको और बोला था कि कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्वल है। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन टू द प्रॉफिट। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जितनी ये कंट्रीब्यूशन की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितना कंट्रीब्यूशन कम होगा उतना प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, सो एक मैनेजमेंट को ये डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, और मैनेजमेंट कोशिश करेगी कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे प्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा कमाई करनी है तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। फॉर्मूले तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गए हैं, मुझे बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, एक ये फॉर्मूला है पीवी रेशो वाला, ये मैं लेटर ऑन आपको पीवी रेशो समझाने के बाद बताती हूँ। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। ये हेल्प करती है ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करने में और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को डिटरमाइन करने में। ठीक है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि मार्केट में ये डिसाइड करने में कि सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करना चाहिए। ठीक है, और ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि क्या कोई प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब मेक और बाय डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से मतलब मिक्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व करने चाहिए, उसको डिसीज़न लेने में हेल्पफुल है। इट हेल्प्स इन चूजिंग अमंग द ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन के क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए वो भी हेल्प करेगा ये चूज़ करने में।
इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट और ड्रॉप द ओल्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट और नॉट। ये आपको बता देगा कि कंट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट में बेस्ट है ना। जैसे आप सपोज कीजिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल चल रहा है, मतलब मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट्स देकर जाएगा और कौन सा लॉसेज में जा रहा है, उससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास सेल्स गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। अभी आपको एक इक्वेशन समझाई गई थी जिसमें फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, ठीक है। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपके पास क्या क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीवी रेशो, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और साइड बाय साइड इसे और दो नामों से पुकारा जाता है। एक होता है कंट्रीब्यूशन रेशो, सेकंड हम इसे बोलते हैं मार्जिनल रेशो, ठीक है। इसमें होता क्या है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में आप रेशो निकालते हैं किन दो टर्म्स के बीच में, कंट्रीब्यूशन और सेल्स। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अगर आपने पर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट, अगर टोटल निकालना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो ध्यान से देखिए कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप अगर ऐसे लिखें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, तब भी तो वही बात है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सो बेसिक फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन, है ना। कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बात तो वही हुई ना, समझ गए। सो एक्सपेंशन है ये फॉर्मूले की और कुछ नहीं है, फॉर्मूले वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर आप चेंज इन प्रॉफिट की बात करें या कंट्रीब्यूशन, बात एक ही है, ठीक है। सो क्या है फॉर्मूला मेन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन की जगह कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले भी यूज़ हो सकते हैं। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल गिवन है कि सेलिंग प्राइस आपके पास सपोज कीजिए 100 है, वेरिएबल कॉस्ट आप सपोज कीजिए 75 है, तो पीवी रेशो निकालिए। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज़ 25, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऊपर पुट करेंगे, मतलब फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 25 अपॉन 100 इंटू 100, आपके पास पीवी रेशो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। पीवी रेशो में जो मेन क्या है कि जितनी ये पीवी रेशो हायर होगी उतना प्रॉफिट आपका हायर होगा, जितनी पीवी रेशो कम होगी उतना प्रॉफिट भी आपका कम होगा, ठीक है। दिस रेशो कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन, और ये रेशो कैसे बढ़ाई जा सकती है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के साथ साथ, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतनी आपकी पीवी रेशो भी बढ़ेगी, ठीक है। सो अब आप देखिए, अभी आपने पीवी रेशो समझ लिया, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो, यही लिखा है ना। जबकि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स, तो चलो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेल्स से सेल्स कैंसिल हो जाए तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आ गया ना। सो हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, सेल्स इनटू पीवी रेशो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के दो वेज हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा दीजिए या वेरिएबल कॉस्ट कम कर दीजिए, ठीक है, या सेलिंग द मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, या फिर क्या करिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कीजिए, ठीक है। पीवी रेशो इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू ईच डिजायर्ड प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड न्यू पीवी रेशो एक्सेट्रा। पीवी रेशो ये सब कुछ कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है। पहला देखिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। तो पीवी रेशो यहाँ पर यूज़ हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, सेल्स इनटू पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स माइनस प्रॉफिट,
सेल से सेल कैंसिल, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, माइनस प्रॉफिट। तो ये आपकी वो इक्वेशन जो स्टार्टिंग में की थी वो आ गई उसकी इक्वल, आ गई ना, ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अब आप ये प्रॉफिट अगर इधर ले आएँ तो फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वो एक्सपेंशन की हुई है। ये सारे फॉर्मूले जो यूज़ किए हैं, अगर आप इनकी जगह उनकी मतलब एक्सपेंड फॉर्म में उसे लिखें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि वो एक इक्वेशन ही हर जगह यूज़ हो रही है, ठीक है। सो बहुत ईजी फॉर्मूले हैं ये, बस ये है कि इनको अलग अलग वर्जन में यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब सबका एक ही निकलता है, क्या मतलब? सबका यही निकलता है कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, या माइनस लगाएं तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यही सबका मतलब निकलता है अगर आप कैलकुलेशन करने पे आएँ, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो तो होना ही है, बट अगर बात करें सेल्स के लिए तो ये सब यूज़ होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट, मतलब देखा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तीनों का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का। जैसे जैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। कॉस्ट कम आती है तो डायरेक्टली क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो तीनों का रिलेशन क्या हुआ कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो कॉस्ट कम आई और प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो तीनों का आपस में रिलेशन है ना, ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो मैनेजमेंट को ये डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, प्लान करने में हेल्प करता है कि बिज़नेस में क्या करना चाहिए, कितने वॉल्यूम जो है, मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपका प्रॉफिट कितना होगा ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि कितने डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेन बात इसमें यही है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट किसे बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब एटलीस्ट इतने एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हो जितने आपने फिक्स्ड कॉस्ट में मतलब एक तरह से खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल। डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल मतलब अगर आप कम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा, बढ़ाते हैं तो क्या होगा, और इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। इससे क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो अपना बल्क में अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। वही लेबर जहाँ कम टाइम वही लेबर जहाँ पूरे डे की वेजेस या सैलरी लेकर जाते थे, ठीक है, और काम जो है आपकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से कम करते थे, अब वो पूरा टाइम लगाएंगे। वही मशीन्स जो पहले कम चलती थी चल ज़्यादा भी सकती हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उनकी आप पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज़ करेंगे। जब आप पूरी तरह से हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपके टोटल कॉस्ट में कम कर देता है, वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आती है। उससे क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी मैं वैसे आपसे बात कर चुकी हूँ कि जहाँ पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, मतलब टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होते हैं, टोटल कॉस्ट के, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हेन द टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट इट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आप क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप वो लेवल पार कर चुके जहाँ पर, जैसे कोई भी सपोज कीजिए कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। अब जिस दिन वो 10 लाख अर्न कर लेगा उसके माइंड में यही आएगा ना कि आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि जितना मैंने बिजनेस में लगाया था उतना मैंने अचीव कर लिया। उसके बाद जो वो अर्न करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे अब प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस जहाँ पर वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ जितना खर्चा किया
उतने रेवेन्यू आपने अर्न कर लिए। ठीक है, सो एजम्पशंस क्या ब्रेक इवन पॉइंट की, ब्रेक इवन एनालिसिस की, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट सच एज प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया जाता है, फिक्स्ड अलग और वेरिएबल अलग। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, ये भी इसकी एक एजम्पशन है कि हम ये मान के चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, ये भी एक एजम्पशन है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं किया गया, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं किया गया। देयर इज ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड इन केस मोर देन वन प्रोडक्ट सेल्स मिक्स इज सेम। ठीक है, ये भी एजम्पशन है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली द एलिमेंट विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट। कहता है कि प्रोडक्शन को अगर हम जो भी चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो कॉस्ट को पड़ता है। ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। देयर इज़ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, ये सारी एजम्पशंस को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब एज इट इज़ हैं, तभी हम जो है ब्रेक इवन अपना पॉइंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या ब्रेक इवन एनालिसिस के, कि ये हेल्प करता है आपको कि कितनी ऑप्टिमम सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इट हेल्प्स टू डिटरमाइनिंग वेदर द सप्लाई ऑफ न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। ये चेक करने में हेल्प करेगा कि नए ऑर्डर्स जो आपने लेने हैं वो प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फिक्सेशन, मतलब कहीं ना कहीं सेल्स वॉल्यूम कितना फिक्स किया जाना चाहिए, कितना अर्न प्रॉफिट करना चाहिए, या मार्केट में सेल्स प्राइस क्या रखें कि प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये सब फिक्स करने में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में कंपेयर करके बताएगा कि प्रॉफिटेबल कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा है। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल्स वॉल्यूम विच वुड गिव अ डिज़ायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, आपको ये बता देगा कि सेल्स प्राइस मार्केट में क्या रखें कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, जो आपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट सोच रखे हैं, वो मार्केट में हो सकें। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ऑब्टेन्ड विद इंक्रीज और डिक्रीज सेल्स वॉल्यूम। ये आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि अगर आप सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे आपके प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट ऑन प्रॉफिट। एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि आपके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अगर आपके बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट्स पे। इट गिव्स सजेशंस कि सेल्स मिक्स में क्या क्या चेंजेस लाए जाएं। इट फैसिलिटेट्स इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी, एजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इज रॉन्ग। मतलब वो कहता है कि आप जो ये एजम्पशन ले रहे हैं ना कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहेगी, ये रॉन्ग है। कुछ लेवल के बाद ये चेंज हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि आप मार्केट में प्राइस चेंज हो जाए मटेरियल का, लेबर का, अदर एक्सपेंसेस का, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये जो आपने एजम्पशन एज्यूम करी कि भी कांस्टेंट रहेगा, तो वो कांस्टेंट नहीं रहती। जनरल प्राइस लेवल कांट रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा कह रहा है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो नहीं रह सकता अनचेंज हुए बिना। ठीक है, नेक्स्ट है द सेलिंग प्राइस कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि आप डिमांड और सप्लाई के इफेक्ट को मार्केट में देखकर प्राइस रखते हैं, है ना, तो वो डिमांड सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहे और उसकी वजह से आपका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।